भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इस कार्यक्रम के माध्यम से अक्सर हम आपसे बातें करते हैं हमारे शरीर के स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी बातें ज़रूरी हैं, किस किस तरह के अंगों में हमारी किस किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन एक जो पक्ष है हमारा, जो हमारी जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो आगे चलकर जब वो गर्भ धारण करती हैं उस समय क्या ये प्री प्लान्ड होना चाहिए, क्या सोच समझकर हमें गर्भवती होने की ये प्लानिंग होनी चाहिए या ऐसे ही हो जाना चाहिए, या फिर अगर गर्भवती हो जाए तो फिर इसके बाद किस तरह की जो सावधानियां हैं वो हमें रखनी है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो एक गर्भावस्था के समय के लिए बहुत ही ज़रूरी है, गर्भ धारण करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो आप सब जानना चाहते होंगे। तो इसी के मद्देनज़र आज हमने जीवंत फोन इन कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो आप इससे संबंधित हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात करवाएं, सबसे पहले आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए ताकि इसी समय आप हमें फ़ोन कर सकें। हमारा फ़ोन नंबर है 065122820607। फ़ोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 0651228607। इसी फ़ोन नंबर पर आप हमें इसी समय फ़ोन कर सकते हैं और गर्भधारण से जुड़ी हुई जो बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं, इसके संबंध में जो आपके अंदर जो सवालात होंगे वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आपकी मुलाकात हम अपने आज के विशेषज्ञ के साथ करवा देते हैं। आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में है डॉक्टर साधना शरण, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है एक महिला के लिए, एक बच्चे के लिए, एक जवान जो महिला है जब शादी होती है तो एक जो गर्भधारण की जो अनुभूति होती है वो किसी भी स्त्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, पूरे परिवार के लिए बहुत ही एक अलग अनुभव होता है। तो ये ज़रूरी है कि इसके लिए हम प्री प्लान करें। तो इससे संबंध में भी हम बातें करेंगे। हम फ़ोन नंबर हमने दे ही दिया है, उम्मीद है जल्द ही हमारे दर्शकों की फ़ोन कॉल्स भी आने लगेंगे। तब तक आपसे ये मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात करूँगी कि प्री प्लान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे जो पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब गर्भधारण होता है, गर्भधारण की स्थिति किसी के शरीर में हो जाती है तो क्या महसूस होता है, किस तरह की अनुभूति होती है? हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गर्भधारण जो है वो अपने नॉर्मल पोजीशन से एक अलग स्टेट है, एक अलग स्टेज है जिसमें एक माँ एक बच्चे को जन्म देने वाली है। तो काफ़ी पहले से माँ को ये पता होना चाहिए। और जैसा कि अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे ही, गर्भधारण के समय सबसे पहला जो एक लक्षण है वो ये होगा कि मासिक धर्म जो हर महीने आ रहा था वो नहीं आएगा। सबसे पहली बार ही जब मासिक धर्म मिस हो जाए तो जो भी औरतें इस एज ग्रुप में हैं और वो गर्भधारण करने के समय में है, उनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि उनके मासिक धर्म नहीं आने का कारण गर्भवती होना तो नहीं है। तो सबसे पहले मासिक धर्म का मिस हो जाना, जिसको लोग सब कोई नोटिस भी करते हैं। इसके अलावा कुछ और लक्षण भी हैं जो बहुत ऑब्वियस है, बहुत क्लियर कट होते हैं प्रेगनेंसी में। जैसे छाती में, दोनों ब्रेस्ट में थोड़ा टेंडरनेस आना, दबाव या थोड़ा भारीपन महसूस होना, कभी कभी दर्द भी होना। बहुत सारी महिलाओं में उल्टी शुरू हो जाना या नौशिया होना या कोई खाने के सामान देख के उल्टी जैसा महसूस होना, ये शुरू हो जाता है। गंध बर्दाश्त नहीं होना, ये शुरू हो जाता है। कई बार महिलाओं को बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, वो कुछ भी कर नहीं पाते, थकावट होने लगती है, थोड़ा सा भी चले तो थक गए, किसी काम में मन नहीं लगना। ये सब कुछ शुरुआती लक्षण है, जो लक्षण ये सब हैं और इसके बारे में हम चर्चा जारी रखेंगे। एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी, आवाज़ हमें नहीं मिल रही है बिल्कुल। हेलो 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 हाँ हाँ, अभी आवाज़ आ रही है। हाँ जी नमस्ते, मेरा नाम नमस्कार। कौन बोल रही हैं? सोनिया जी, कौन बोल रही हैं? सोनिया जी, कहाँ से बोल रही हैं? नॉर्थ ऑफिस पाड़ा। नॉर्थ ऑफिस पाड़ा, रांची से बोल रही हैं जी। हाँ। जी, सवाल करिए सोनिया जी। जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे पीरियड्स ओवर हो जाता है और मतलब कौन सा टाइम सही रहता है प्रेगनेंसी के लिए?
कंसीव करने के लिए। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कौन सा टाइम ज़रूरी है, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और हम पे इस पर चर्चा भी करने जा रहे हैं। जी, हम लोग इस टॉपिक पे आना ही चाह रहे थे कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कौन सा टाइम सबसे अच्छा है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे पहले तो हमें उसकी प्लानिंग करनी चाहिए, जिसके बारे में मैं आज बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी दो तरह से आ सकती है। एक तो एक्सीडेंटल, कि प्लानिंग कुछ किया नहीं है, सडनली पता चला कि पीरियड्स मिस हो गए और जाके टेस्ट किया तो पॉजिटिव आ गया, ये एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी है जो अचानक से आ जाता है। ये ज़्यादातर लोगों के प्रेगनेंसी एक्सीडेंटल होते हैं क्योंकि लोगों को ये जानकारी भी नहीं है और ना वो इस तरह की प्लानिंग करते हैं कि मुझे प्रेग्नेंट कब होना है। दूसरी तरह की प्रेगनेंसी जिनको हम चाहते हैं कि लोग ऐसे प्रेग्नेंट हो, उसको कहते हैं इंसिडेंटल प्रेगनेंसी, मतलब पूरी जानकारी के साथ। इसको कॉन्शियस कंसेप्शन कहते हैं, मतलब बिल्कुल जानकारी के साथ, तैयारी के साथ प्रेग्नेंट होना, क्योंकि एक पूरी तरह से एक जीव को दुनिया में लाने का समय है और उस समय माँ को और पिता को दोनों को बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। किसी भी तरह की बीमारी अगर है तो उससे दूर होना चाहिए। उनके शरीर में अगर किसी चीज़ की कमी है तो पहले से ट्रीटमेंट लेके और अपने जो डेली की आदतें हैं उसमें सुधार करके उसको करेक्शन कर लेना चाहिए। पे माँ और पिता दोनों की उम्र बिल्कुल सही होनी चाहिए बच्चे को कंसीव करने के लिए। लेजिटिमेट मैरिज में होना चाहिए, क्योंकि अन्यथा अगर प्रेग्नेंट होते हैं तो उस बच्चे को आगे चल के बहुत तरह का प्रॉब्लम आता है। तो ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए जो 3-4 महीने का समय लगता है, कभी कभी 6 महीने, और हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि कम से कम 6 महीने की तैयारी होनी चाहिए। तो ये सब तैयारियों के बाद जो सही समय है उस समय प्रेग्नेंट होना चाहिए। अगर हम बिल्कुल तैयार हैं और हमने उसके लिए पूरे प्रिपरेशन किया हुआ है तो हम ये जान सकते हैं कि कौन से महीने में और कब हम गर्भधारण करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी जानने की इच्छा होती है कि कब ये जो गर्भधारण की जो अवधि है वो पूरी होगी। तो सोनिया जी का हम धन्यवाद करते हैं। एक दर्शक और जुड़ गए हैं मैम, उनका हम सवाल लेना चाहेंगे। हेलो, गुड आफ्टरनून, कौन बोल रहे हैं? पिया बर्मन, हाँ, पिया बर्मन जी, चलिए फिर से आप जुड़ी हैं हमारे साथ में, स्वागत है आपका जी। सवाल करिए जी। मैम मेरा क्वेश्चन है, क्या उम्र बढ़ने से गर्भधारण में दिक्कत आती है? आदर्श उम्र क्या मानी जाती है? जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, क्योंकि आजकल क्या है कि लोग प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करते हैं। बहुत सारे और उनके जीवन में इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे होते हैं जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट होना नहीं चाहते, खास करके लड़कियां। शादियों की उम्र भी बढ़ती जा रही है और शादी होने के बाद भी प्रेग्नेंट होने के लिए जल्दी से कपल तैयार नहीं होते। कई बार वो पोस्टपोन करते हैं कि अभी नहीं चाहिए, अभी मेरा कुछ करियर है, कुछ पढ़ाई है, कुछ आगे उनको करना है, कुछ अचीव करना है। लेकिन मेडिकली एक चिकित्सक के नज़र से 20 साल से 30 साल की जो उम्र है वो प्रेग्नेंट होने के लिए बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय लड़की का शरीर भी पूरी तरह से तैयार होता है और शरीर में जो भी चेंजेस चाहिए एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए वो सब लगभग पूरी हो जाती हैं। 20 साल से पहले की जो प्रेगनेंसी है उसमें शरीर पूरी तरह से तैयार नहीं है माँ का, तो उनको बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। कई बार बच्चा होते समय या बच्चा होने के बाद माँ को खतरा हो जाता है। 30 साल से ऊपर माँ के शरीर में कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं जो गर्भधारण के लिए और बच्चे को जन्म देने के लिए और उसके बाद भी माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। ऐसे जनरली हम लोग देखते हैं कि आजकल 28-30 साल में शादियाँ होती है तो लेट एज में प्रेग्नेंट होते हैं। उनको भी संभालने के लिए हम लोग कई तरह के उपाय करते हैं और ड्यूरिंग चेकअप हम लोग वो सब मैनेज करते हैं। लेकिन आइडियली 20 से 30 साल के बीच में अगर प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत सारी सुविधाएं होती हैं और बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उम्र का भी ध्यान देना चाहिए। और ठीक ही कहा आपने कि आजकल जो लोग हैं वो शादी में एक तो डिले होती है, दूसरी बात है कि जब बच्चे की जब हम बात होती है तो उसमें लोग डिले करते हैं और बाद में फिर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो होने लगते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग लक्षणों की बात कर रहे थे कि अगर प्रेगनेंसी होती है तो किस तरह के लक्षण होते हैं, उसके बारे में आपने बताया है। तो अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो क्या फ़ौरन जाँच के लिए जाना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? जी बिल्कुल, हम लोग आजकल ये सलाह देते हैं, हम जो चिकित्सक हैं, कि चूंकि एक तो प्रेगनेंसी अगर लेट एज में है या प्री टर्म 20 साल से पहले या बीच में भी किसी भी उम्र में अगर गर्भधारण होता है और पीरियड मिस होता है तो आजकल कई बार लोग घर में वो प्रेगनेंसी टेस्ट वाला किट लाके खुद से भी टेस्ट कर लेते हैं। तो कई बार उनको भी आइडिया होता है कि प्रेगनेंसी है। लेकिन उसके अलावा भी
जनरली हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि पीरियड्स में सोने के 1 वीक के अंदर आप डॉक्टर से संपर्क करें। जी जी जी, 2 दिन 3 दिन 4 दिन वेट किया। जनरली जिनके साइकिल रेगुलर हैं, जिनके साइकिल बहुत प्रोलॉन्ग होते हैं, 15-20 दिन का गैप होता है, उनको भी हम लोग ये सलाह देते हैं कि अगर आप मैरिड हैं और आप उस उम्र में हैं जब आप बच्चा कंसीव कर सकते हैं, उस रिलेशनशिप में हैं, तो आपको पीरियड्स में सोने के 1 सप्ताह के अंदर डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक और दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे सवाल लेते हैं। हेलो 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 मैम, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। कौन बोल रही हैं? सोनी तो मैं बोल रही हूँ सर, भुट्टी मोड़ से। जी, कहाँ से बोल रही हैं? भुट्टी मोड़ से बोल रही हूँ। ऊटी मोड़ से बोल रही हैं जी, सवाल करिए। मैम, मैं पूछना चाह रही थी, मेरी फ्रेंड है, उसका इस मंथ में मिसकैरेज हो गया। हाँ हाँ। और मैम, मैं वो डॉक्टर मैम से मिली थी, डॉक्टर से। पुलिस बच्चा तैयार। जी बोलिए। हाँ, तो उसका दोबारा से कंसीव करने के लिए क्या करना होगा मैम? जी जी बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि मिसकैरेज हो जाए और बच्चा कंटिन्यू ना हो पाए 3 महीने से आगे या 2 महीने या 1 महीने, कभी भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकेंड ट्राइमेस्टर, कई बार लास्ट ट्राइमेस्टर में भी बच्चा नहीं कंटिन्यू हो पाया प्रेगनेंसी, तो वैसी हालत में डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। डॉक्टर एक तो उस समय जो इमीडिएट ट्रीटमेंट है वो करेंगे, अगर ब्लीडिंग हो रही है, कुछ प्रोडक्ट अंदर रह गया, बच्चे को डिलीवर कराना है तो वो कंप्लीट करेंगे। उसको करने के बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो जानकारी लेने का जो समय है वो मिलना चाहिए, ताकि वो ठीक से पता चल जाए कि किस कारण से ऐसा हुआ। इसके अलावा थोड़ा समय इसके लिए भी मिलना चाहिए कि उस कारण को दूर करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट हो पाए। और अगर माँ स्वस्थ हैं और उनके हस्बैंड भी बिल्कुल ठीक ठाक हालत में हैं, तो डॉक्टर स्वयं कुछ समय बता देते हैं कि इस समय तक आपके जांच का समय है, इस समय तक आपके रिजल्ट्स आने का समय है, तब तक आप प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करें। और कई बार हम पोस्टपोन करने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि जिस महीना मिसकैरेज हुआ उसी महीना प्रेग्नेंट हो जाए। तो जो जांच का समय और जो ट्रीटमेंट का समय है उसको ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट प्रेगनेंसी कभी भी प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मतलब जिस कारण का पता लगाया जाता है और उसके बाद फिर उस पर डिसीजन होता है। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं हमसे, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? नमस्ते, शिल्पी बोल रही हूँ। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? भुट्टी मोड़। ऊटी मोड़ से। जी, सवाल करिए। ये मुझे पूछना था कि मेरा एक बेबी है, हाँ, और दूसरा प्लान कर रही हूँ तो वो हो नहीं पा रहा। जी मैम, कुछ पूछना चाहती हैं उनसे? बिल्कुल, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनका पहला बच्चा कितना बड़ा है और उसका जन्म किस तरह से हुआ था? नॉर्मल डिलीवरी थी, सिजेरियन डिलीवरी थी? था बट सिजेरियन करवाया था। अच्छा, नॉर्मल था बट सिजेरियन हुआ था। और कितना बड़ा बच्चा है आपका? 6 साल। 6 साल का बच्चा है। तो पहला बच्चा आपका सिजेरियन हुआ। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि इस दौरान 6 साल के दौरान कभी कोई मिसकंसेप्शन हुआ कि बच्चा रुका और मिसकैरेज हो गया, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, एक बार रहा था तो पेट में पथरी था, तो उस वजह से मुझे दवा खाना पड़ा था। अच्छा ठीक है। उस दवा खाने के बाद आपने डॉक्टर से संपर्क नहीं किया? नहीं। हाँ, तो ये करना चाहिए। जब भी आपकी प्रेगनेंसी है, कंटिन्यू हो रही है या टर्मिनेट करना चाहते हैं या टर्मिनेट हो गया किसी कारण से, तो डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसका कारण पता करना है और प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने के बाद देखना है कि यूट्रस दोबारा से कंसीव करने के लिए तैयार हो गया कि नहीं, क्योंकि वो हमारे शरीर का एक ऑर्गन है। और कुछ पूछना चाहती हैं मैम उससे? नहीं, इतनी जानकारी काफ़ी है। उसके बाद मैं कुछ बताती हूँ, अगर इनको पूछना होगा तो पूछ लेंगे। बिल्कुल। अगर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए वापस से यूट्रस तैयार हो गया, तभी हमें नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारा जो पहला मिसकैरेज हुआ उसको सही से उसका मैनेजमेंट नहीं किया गया। जैसे आपके केस में आप डॉक्टर से मिले नहीं, कई बार अंदर में कुछ प्रोडक्ट रह जाता है, कई बार यूट्रस में कुछ और चेंजेस आ जाते हैं, ट्यूब्स वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं, बच्चेदानी के मुंह पर कुछ संक्रमण हो जाता है, कई बार उसकी वजह से पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं। जो दवाइयाँ बाजार में मिलती हैं, जो लोग खुद अपने प्रेस्क्रिप्शन से लेके खा लेते हैं, इन दवाइयों के कई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उनमें एक ये भी है कि दोबारा कंसीव करने में दिक्कत हो। तो मेरी सलाह ये होगी कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और उनसे असेसमेंट करवाएं कि अभी आपके यूट्रस का और आपके पूरे जो जेनिटल ट्रैक्ट है उसका क्या स्टेटस है, अभी वो कंसीव करने के लिए तैयार है कि नहीं, और उसमें कहाँ पे रुकावट आ रही है कि गर्भधारण में परेशानी हो रही है।
बिल्कुल, एक बार पूरी तरह से जो जांच है वो करना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत सारी बातें हैं जो इस दौरान जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि एक बार जब कंसीव कर लेती है कोई भी जो लेडी है, उसके बाद फिर जो जैसे पहले से लोग व्यायाम करते हैं, कुछ भी तरह के व्यायाम करते हैं, हार्ड एक्सरसाइज भी करते हैं, तो वो कैरी मतलब रखना चाहिए लगातार। ये बहुत ज़रूरी है और लोग जानना भी चाहते हैं। आजकल हाँ। लड़कियां बहुत फिटनेस फ्रीक हो गई हैं, उनको अच्छा लगता है फिट होना, ज़रूरी भी है, शरीर को फिट रखना चाहिए। तो कई तरह के एक्सरसाइजेज वो रेगुलर कर रही हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद हम उन्हें स्पेशली बताते हैं कि उनमें से कौन से एक्सरसाइज है जो उनके और बच्चे के लिए ज़रूरी हैं, जी। और कौन से एक्सरसाइज है जो अभी उनके प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए। मेनली हमारा जो पर्पस होता है एक्सरसाइज का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो आपके बॉडी के मोटिलिटी को बनाए रखना, कि वो चलता फिरता रहे, सारे जो जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, वो अच्छे से काम करते रहें। और एक चीज़ पर हम लोग और फोकस करते हैं कि नॉर्मल प्रसव के दौरान आपके जो नीचे के जनन इंद्रिय हैं, उनके आसपास का जो मार्ग है, जनन मार्ग, वो बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहिए, वहाँ के मसल्स मजबूत होने चाहिए, वहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन होना चाहिए, ताकि बच्चा होते समय उसके हम लोग इस्तेमाल कर सकें, उसको हम लोग यूज़ कर सकें, और बच्चे की डिलीवरी में सुविधा हो। बच्चा होने के बाद माँ का काम बहुत बढ़ जाता है, तो अगर बच्चा होते समय माँ स्वस्थ नहीं है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्होंने अपने मसल्स को ठीक से वर्कआउट नहीं किया, तो बच्चा होने के बाद जनरली वेट बढ़ने लगता है या माँ बहुत सुस्त पड़ जाती हैं, तो बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए उनकी परेशानी होती है। इसलिए ज़रूरी है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो प्रेगनेंसी में होने वाले एक्सरसाइज हैं वो कंटिन्यू करें, और उसके हिसाब से आपको डॉक्टर और जो आपके फिटनेस एक्सपर्ट हैं वो जो सलाह देते रहेंगे, और प्रेगनेंसी के बाद भी उनको कंटिन्यूड रखें। जो हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं प्रेगनेंसी के पहले, उस समय भी हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं जो कंसीव करने में भी मदद करती है। जी। तो बिल्कुल, तो व्यायाम की बात है अगर, तो जो जनरल हम रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं उसमें कुछ चेंज लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और उसी के अनुसार जब अपने एक्सपर्ट से, फिजिकल एक्सपर्ट है, डॉक्टर्स बताते हैं, उसके हिसाब से ही करें। तो फिर इसमें जैसे कई बार भारी एक्सरसाइज करने से फिर वही कुछ भी होने की संभावना रहती है, गर्भपात भी हो सकता है ना अगर भारी एक्सरसाइज किया जाए तो इसलिए बहुत सावधानी इसमें भी बरतनी बहुत ज़रूरी है। और सही कहा आपने कि आजकल जो है वो वज़न को लेके भी बहुत ज़्यादा लोग सतर्क हो गए हैं, तो वज़न तो बढ़ता ही है, कभी कभी किसी का नहीं भी बढ़ता है, लेकिन बहुतों का बढ़ जाता है। तो वज़न को लेकर भी आप लोग कुछ सलाह देते हैं, कैसे नियंत्रण में रखें, कितना वज़न होना चाहिए? प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चे को, चूंकि ग्रोथ हो रहा है बच्चे का, माँ के शरीर में भी सारे अंग में लगभग कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। इस दौरान माँ का वजन भी बढ़ता है। तो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 8 से 10 किलो माँ का वजन बढ़ जाए। ब्लड बढ़ रहा है, मसल्स में चेंजेस आ रहे हैं, बोन्स में चेंजेस आ रहे हैं, बच्चे का पूरा जो अंदर में पानी बन रहा है, बच्चा बन रहा है, ये सब मिला के 8 से 10 किलो को हम लोग नॉर्मल मानते हैं। अगर आपका वजन इससे ज़्यादा बढ़ रहा है, हर महीने के हिसाब से, शुरू के ट्राइमेस्टर में, मिडिल में और लास्ट में, उसका एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि एक महीने में इतने ड्यूरेशन में कितना बढ़ना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा वजन बढ़ रहा है या शरीर में स्वेलिंग है जिसकी वजह से वजन बढ़ रहा है, जहाँ तहाँ पानी जमा हो रहा है, पैर में स्वेलिंग है। बिल्कुल, स्वेलिंग पर हम आएंगे मैम, फिर से आएंगे स्वेलिंग पर आएंगे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? नमस्ते मैम, मैं गायत्री बोल रही हूँ। गायत्री जी कहाँ से बोल रही हैं? रांची से, हरमू रांची से बोल रही हैं जी, सवाल करिए। मैम, मेरा ये सवाल है ना कि अगर किसी लेडीज को थायराइड है, सूखने वाला, जैसे वो मोटी नहीं हो रही है, वो कंसीव नहीं कर पा रही, तो उससे क्या करना चाहिए? जी, कुछ पूछना चाहते हैं मैम से? पहले मैं आपका ये मिसकंसेप्शन दूर करना चाहूँगी कि थायराइड में कोई सूखने वाला या फूलने वाला जैसा नहीं होता है। थायराइड एक हार्मोन है हमारे शरीर में, उसमें एक TSH एक हार्मोन होता है जिसका लेवल या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। इसमें किसी भी थायराइड को लेके लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे थायराइड घट गया या बढ़ गया तो मेरा वजन बढ़ जाएगा या घट जाएगा। थायराइड का इससे कोई खास लेना देना नहीं है। कभी कभी थायराइड का लेवल जब घटा रहता है तो शरीर में कुछ पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे थोड़ा बहुत 250-500 ml पानी जितना जमा होगा तो उतना वजन हम थायराइड को डाल सकते हैं, किसकी वजह से हुआ। बात जो कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली थायराइड से वेट बढ़ने का कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए सूखने वाला या फूलने वाला ऐसा कोई थायराइड नहीं होता है। जनरली क्या होता है, लोग हाइपोथायराइड हो जाते हैं, उनके शरीर में थायराइड के हार्मोन्स की कमी हो जाती है। ये कभी कभी एक कारण हो सकता है जिससे प्रेगनेंसी में डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि थायराइड हमारे शरीर वही कहना है कि मतलब ये इनको थायराइड है और प्रेगनेंसी में मतलब दिक्कत हो रही है। जी,
थायराइड हमारे शरीर का एक ऐसा हार्मोन है जो बहुत सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। तो थायराइड में अगर फ्लक्चुएशन होगा या थायराइड की मात्रा बहुत कम है तो उससे कभी कभी कुछ हार्मोन्स में फ्लक्चुएशन होता है और प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। अगर आप डॉक्टर से मिलते हैं तो वो आपके थायराइड का भी असेसमेंट करते हैं और उसमें अगर कुछ फ्लक्चुएशन है उसको करेक्शन करते हैं। लेकिन सिर्फ एक थायराइड की वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो सकेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर थायराइड है तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हाँ, बशर्ते कि एक बार डॉक्टर के पास जाके सलाह ले लेनी चाहिए, करेक्शन उसका हो जाना चाहिए। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएंगे और अपना चेकअप करा लेंगे अच्छी तरह से। जी बिल्कुल, हम सूजन पर बात कर रहे थे। जी, तो थायराइड की वजह से भी कई बार सूजन लोगों के पैर में सूजन हो जाता है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से शरीर में सूजन आता है प्रेग्नेंट लेडी के और उससे वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है अनीमिया। अनीमिया एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हमारे देश में हम ऐसा मानते हैं और हम लोगों के ऐसे डेटा है कि 70% तक जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो अनेमिक है। जी, मैं यहाँ पे एक बार बताना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी के जब शुरुआत में ही हीमोग्लोबिन कम से कम 12 ग्राम% होना चाहिए। अच्छा। अगर वो 12 से नीचे और 10 तक है तो हम उसे मॉडरेट अनीमिया मानते हैं। 10 से नीचे है तो वो माइल्ड अनीमिया हो गया और उससे नीचे चला गया तो वो सीवियर अनीमिया हो गया। जी। तो ज़्यादातर हमारे देश में देखते हैं हम कि हीमोग्लोबिन 10 से 11, 8, 9 इस तरह का रहता है और ऐसी स्थिति में भी महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो प्लानिंग वाला जो पार्ट है उस पर अगर हम लोग फोकस करें तो हम लोग अनीमिया का करेक्शन भी करते हैं। प्रेगनेंसी में अगर अनीमिया है तो शरीर में फिर से वही पानी की मात्रा बढ़ेगी, सूजन आएगा, पैर फूल जाएंगे, बदन फूल जाएगा, हार्ट पे जोर पड़ेगा, कई बार पेट में पानी भर गया, लिवर पे जोर पड़ेगा तो इसकी वजह से वजन भी तेजी से बढ़ने लगता है। तो अगर माँ के स्वेलिंग हो रही है, वजन तेजी से बढ़ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से मिले, वो आपके अनीमिया को चेक करेंगे, करेक्शन करेंगे। दूसरा एक जानलेवा बीमारी है जो स्वेलिंग से हम लोग पकड़ते हैं और वो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, कई बार हाइपरटेंशन, कई बार प्रेगनेंसी की वजह से बीपी बढ़ जाता है। तीसरे चौथे पांचवें महीने के बाद बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। उसका भी एक लक्षण हो जाता है पैर में स्वेलिंग आना, चेहरे पे स्वेलिंग आना, हाथ में स्वेलिंग आना। तो स्वेलिंग के कारण भी कई बार हम लोग पकड़ते हैं कि इनका बीपी बढ़ा हुआ है। कि अगर रेगुलर चेकअप में है तो डॉक्टर को पहले से मालूम रहता है कि इनका बीपी बढ़ने का अंदेशा है। तो जो रेगुलर एंटीनेटल चेकअप है वो भी इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पहले दिन से ही पता करने लगते हैं कि इनके बीपी बढ़ने का ट्रेंड है तो हम लोग उसको कंट्रोल करके रखते हैं। लेकिन अगर सडनली ऐसा होता है पैर में सूजन आ गया और चेहरा फूल रहा है, कई बार इसमें नजर धुंधली हो जाती है, ठीक से दिखाई नहीं देगा। जी। और इसका जो एक्सट्रीम है उसमें कई बार कन्वल्शन आने लगता है, चमकी आने लग गया, उसको हम लोग एक्लेम्शिया बोलते हैं। ये अगर प्रेगनेंसी अनकंट्रोल्ड है और कई बार सडनली भी सीधे एक्लेम्शिया सेट इन हो जाता है तो उसमें पेशेंट को कन्वल्शन आएंगे, चमकी जैसा दौरा पड़ने लगेगा और वो जानलेवा है। तो ये स्वेलिंग जो है ये हमको कई चीज़ों की तरफ लीड करता है कि ये स्वेलिंग है तो हमें ये सभी सब रूल आउट कर लेना उसको बिल्कुल, और उसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह की सूजन की समस्या आमतौर पर महिलाओं में देखी जाती है गर्भावस्था के दौरान, जिसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बाद में ये वजन इम्पोर्टेंट, बिल्कुल, तो वजन बढ़ने का कारण एक बहुत बड़ा कारण जो है वो सूजन होता है। तो इसको भी कम करने के लिए उपाय होना ही चाहिए। और ये जो वजन की बात हम कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में खान पान की भी बात आ रही है कि गर्भावस्था के दौरान सभी चीज़ों का खाना भी बहुत ज़रूरी होता है और उसमें फिर आप कहते हैं कि वज़न भी कंट्रोल रखना है। तो किस तरह का भोजन लेना चाहिए एक गर्भावस्था जो है, जो लेडी है जो उसको? प्रेगनेंसी में आपने बिल्कुल सही कहा कि सभी तरह के एलिमेंट्स होने चाहिए खाने में, सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जिसमें आयरन, कैल्शियम जो हम रिप्लेस भी करते हैं क्योंकि खाने से अगर नहीं मिल रहा तो हम बाहर से भी लेते हैं। खाना बिल्कुल एक बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और सब तरह के मिनरल्स, पानी की मात्रा सफिशिएंट होनी चाहिए। तो जो खाना है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। सिर्फ ऐसा खाना नहीं होना चाहिए जिसमें ज्यादा फैट है या ज्यादा मीठा है जिससे वजन बढ़ेगा। कई बार महिलाओं में खाने की भी कुछ पर्टिकुलर वो भी आदत हो जाती है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि कई बार कोई चीज का टेस्ट खराब लगने लगता है, उसके हिसाब से भी खाना इस तरह से बैलेंस होना चाहिए कि समय पर माँ को न्यूट्रिशन मिल जाए, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाते रहें। और खाने में सारी चीजें होनी चाहिए, सिर्फ वजन बढ़ाने की चीजें नहीं होनी चाहिए कि बहुत फ्राइड खा रहे हैं, बहुत मीठा खा रहे हैं, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं या खाने की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। खाने को एक्सरसाइज, पानी, ये सब चीज के साथ बैलेंस करना है और बच्चे के ग्रोथ के साथ भी मैच कराना है कि बच्चे का ग्रोथ, माँ के पूरा जो वेलबींग है वो और माँ का वजन तीनों मैचिंग जा रहा है कि नहीं। एक्सरसाइज से, बाकी बच्चे का जो रूटीन चेकअप है उससे हम लोग बैलेंस करते हैं कि माँ का डाइट ज्यादा या कम तो नहीं हो रहा है। क्योंकि ज्यादा खा रहे हैं, वजन बढ़ रहा है तो वो भी बच्चे को फाइनली नुकसान करता है। कई बार वजन बढ़ने की वजह से प्रेगनेंसी इंड्यूस डायबिटीज हो जाता है।
कई बार माँ को पहले प्रेगनेंसी के पहले डायबिटीज़ नहीं था और प्रेगनेंसी के दौरान पता चला कि शुगर की मात्रा बढ़ गई, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया। तो ये सब के लिए भी हमें खाने को फिर रेगुलेट करना पड़ता है। प्रेगनेंसी में हम जनरली बहुत ज़्यादा डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं करते, जो बैलेंस डाइट है वो तो पूरा मिलना ही है माँ को, जितना उनका कैलोरी रिक्वायरमेंट है और जो उनके न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट है। लेकिन माँ को भी ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा ना खाए जो फैटनिंग है, जिससे वजन बढ़ेगा और बच्चे और माँ को कोई फायदा नहीं होगा। जैसे बहुत तरह के जंक फूड हैं, उनसे बचना चाहिए। मीठी चीजें हैं, आइसक्रीम है, मिठाई है, ये सब लिमिट में खाना है, उतना ही खाना है जितना उनको उनके बैलेंस उनके बच्चे और माँ के लिए सही रहे। बिल्कुल बिल्कुल। ये न्यूरो पेरेंटिंग एक वर्ड हम सुनते हैं कई बार, इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं ये बिल्कुल बताना चाहूँगी, एक नई टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में आजकल हम लोग डिस्कस करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे बच्चे के शरीर का डेवलपमेंट हो रहा है, प्रेगनेंसी के दौरान उसके दिमाग का भी डेवलपमेंट हो रहा है। जी बिल्कुल। हम जनरली ये सोचते हैं कि बच्चा जो गर्भ के अंदर है उसको कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन बच्चा पूरी तरह से गर्भ के बाहर के एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है। तो क्या बच्चा सुन सकता है? बच्चा बिल्कुल सुन सकता है। क्या बच्चा टच महसूस करता है? बिल्कुल महसूस करता है। बच्चे को क्या माँ के किसी लड़ाई झगड़े या उनके सिगरेट पीने या किसी से असर होता है? बिल्कुल असर होता है। पूरे संसार में कई जगह बड़े बड़े लैब्स में इसके बारे में रिसर्च होते रहते हैं और इनसे ये पता चलता है कि बच्चा बाहर के एनवायरनमेंट से बहुत कनेक्टेड है। और ये कनेक्शन कैसे डेवलप होता है? उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के साथ। जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है उसके ब्रेन का डेवलपमेंट शुरू होता है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि दूसरे और तीसरे तिमाही में प्रति सेकंड लाखों न्यूरॉन बन रहे होते हैं बच्चे के दिमाग में, जो सेंसरी स्टिमुलस लेते हैं, मतलब वो रिसीव करते हैं हर जो भी उसके साथ हो रहा है उसको रिसीव कर लेते हैं, भले उसको एक्सप्रेस ना कर पाए, क्योंकि उस समय उनका मोटर डेवलपमेंट नहीं होता है। हम देखेंगे, हम जो हमारे पुराना महाभारत है और जो हमारे स्क्रिप्चर्स है उसमें आपने छेड़ी है, अभिमन्यु की बात छेड़ी है, मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है इसके बाद जानने की। लेकिन एक दर्शक जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी, आवाज़ मिल रही है? फ़ोन लगता है कट गया है। मैम, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने छेड़ी थी, मैं चाहूँगी कि आप उसको पूरा करें। तो हम जैसे हमारे पास एक बहुत ही फेमस स्टोरी है अभिमन्यु की, जो हमारे पूरे काव्यों में वर्णित है, हमारे जो स्क्रिप्चर्स उसमें उनका उल्लेख है। अभिमन्यु जब माता के गर्भ में थे तभी उन्होंने सारा कुछ सीख लिया कि युद्ध में कैसे चक्रव्यूह कैसे, और जब युद्ध का समय आया तो उन्होंने वो सारा कुछ एग्जीक्यूट किया, उस समय उसका पालन किया। इसी तरह एक बहुत फेमस प्रहलाद महाराज की स्टोरी है, जो 5 साल की उम्र में ही बिल्कुल सारी चीज़ों के बारे में, सारे स्पिरिचुअलिटी के बारे में इतना अच्छा से एक्सप्लेन करते थे। तो जब उनसे पूछा गया कि आप इतनी छोटी उम्र में ये कैसे जान गए, तो उनका कहना था कि मैं जब गर्भ में था तो नारद मुनि ने मेरे माँ को जो समझाया वो मैं सब सुन रहा था और जन्म के साथ ही मुझे ये सब जानकारी हो गई। तो ये बिल्कुल ये कहानियां नहीं है, ये फैक्ट है और साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और अभी जो हम न्यूरो पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली यही है। तो मैं न्यूरो पेरेंटिंग के साथ एक और वर्ड यूज करूंगी। कॉल आ रहा है मैम, उसको लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार जी, सर कौन बोल रहे हैं? जी मैं पटना। कहाँ से बोल रहे हैं? पटना से बोल रहा हूँ। जी जी, सवाल करिए। मेरा सवाल है कि गर्भधारण में जी क्या क्या एक बार फिर से थोड़ा सा दोहराइए, स्पष्ट नहीं हुआ आपका सवाल, एक बार फिर से। क्वेश्चन ये गर्भधारण के लिए स्वास्थ्य के प्रति क्या क्या मतलब, गर्भधारण के लिए होनी चाहिए, गर्भधारण के लिए स्वास्थ्य के मतलब क्या क्या मतलब करना चाहिए, मतलब पुरुषों में पुरुषों के लिए कुछ सलाह आप दे दीजिए गर्भ स्वस्थ रहने के लिए, मतलब वो कैसे अपने आप को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रखे। एक बच्चा जो बनता है उसमें माँ और बाप दोनों के गुण आते हैं जी, तो दोनों को स्वस्थ रहना है। क्योंकि माँ गर्भ धारण करती है तो हम लोग माँ के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन अगर पिता भी अस्वस्थ हैं या पिता को भी कोई बीमारी है तो वो भी बच्चे में ट्रांसफर होगी। बिल्कुल। इसीलिए जब हम प्रिपरेशन करते प्रेगनेंसी की तो हम माँ और बाप दोनों को चेक करते हैं। पिता के शरीर में भी ऐसी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, उनको कोई ऐसी लत नहीं होनी चाहिए, उनकी कोई जेनेटिक इस तरह का डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए जो बच्चे में ट्रांसफर हो जाए।
तो प्रेगनेंसी के पहले हम लोग ये दोनों कपल को चेक करके देख लेते हैं कि अगर उसमें कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है तो पिता को भी हम लोग करेक्शन कराते हैं। बिल्कुल। और उनको भी हम लोग स्वस्थ शुरुआत में ही हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही ये चर्चा की, बताया कि गर्भावस्था तक जाने के लिए प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और प्री प्लानिंग में बहुत सारी बातें डॉक्टर साहिबा ने बताई हमें कि कैसे हेल्थ चेकअप हमारा दोनों का होना चाहिए, जो भी माता पिता बनने जा रहे हैं दोनों के स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए, इसलिए दोनों का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। दोनों में अगर कुछ ना कुछ खामियां हैं तो उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा है डॉक्टर साहब कि हम या तो मैं आपसे सवाल करूं या फिर हम दर्शकों के सवाल लें, क्योंकि समय अब समाप्त तो चला है हमारे कार्यक्रम का। तो आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका नमस्कार। थैंक यू, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।